जय हिंद साथी। यह हमारी आरटीजेसीओ धर्मगुरु की लगातार 13वीं क्लास है। पिछली 12 क्लासों में हम लोगों ने जीके के महत्वपूर्ण 6 विषयों पर एक एक दो दो क्लासें ली है। ये हमारी इतिहास की लगातार तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने प्राचीन भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता और कुछ वैदिक युग का साहित्य पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो जो भी साथी नए हैं या पुराने हैं, वो लोग यदि क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों को, जैसे ही इतिहास एक समझने का विषय है, एक परिवर्तन आपको समझ में आना चाहिए, तो वो चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है। क्योंकि प्रथम नगरीय क्रांति हमारी सिंधु सभ्यता मानी जाती है, और जो द्वितीय नगरीय क्रांति हमारी शुरुआत है वो मौर्य काल से ही माना जाता है। तो अब हम लोग मौर्य काल और गुप्त काल इसी क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। फिर हमारा प्राचीन भारत तो पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। एक बार में MCQ लेके आऊँगा दोनों की। उसके अलावा फिर आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की। आपका प्राचीन भारत, एक दिन हमारी क्लास चलेगी मध्यकालीन भारत पर, और एक दिन चलेगी आधुनिक भारत पर। जो भी 3 से 4 प्रश्न इतिहास के निकलेंगे, इन्हीं क्लासों से निकल जाएंगे। केवल आपको ईमानदारी से, जिस पर मैं बोलूं कि इन टॉपिकों पर आपको नज़र बना के रखनी है, इनका थोड़ा अध्ययन करना है, तो वो ऐसा करते चलना है। क्योंकि आरटीजेसीओ में आप लोगों को संस्कृति, सभ्यता, धर्म, साहित्य, कला, इन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप लोगों को राजनीतिक परिवर्तन, क्या घटनाक्रम है, इससे बिल्कुल 0 संभावना है पूछने की। तो हम लोगों को इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नज़र रखनी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं कैसे हमारा मौर्य काल का इतना विशाल साम्राज्य का जो बेस बनता है स्थापना का। 16 महाजनपद, जैसे उत्तर वैदिक काल हम लोग आगे निकलेंगे 600 ईसा पूर्व से, वहाँ 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। बहुत ऐसे जैन धर्म के हमारे और बौद्ध धर्म के ग्रंथ है जिसमें इन 16 महाजनपदों का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही संक्रमण काल में चली गई थी या जैसे समाप्त हो गई थी, फिर ग्रामीण बस्तियां ज़्यादा बस गई। उन छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों को मिलाकर आप पहले जनपद बने, फिर उन जनपदों को मिलाकर महाजनपद बने। तो ऐसे ऐसे फिर हमारी द्वितीय नगरीय क्रांति, क्योंकि यहाँ पर अब लोहे का उपयोग शुरू होना, उपयोग होना ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कृषि का ज़्यादा या हमारी खाद्यान्न उपलब्धि होगी, फिर जनसंख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे महानगर बसने शुरू हो जाएंगे। तो 16 महाजनपद है। केवल आपको कितने महाजनपद है? 16। एक एक का आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे जो मतलब शक्तिशाली हमारा महाजनपद है वो है मगध। ठीक है, तो मगध से ही हमारी पूरी केंद्रीय राजनीति चारों तरफ घूमेगी। मगध में ही हमारा मौर्य काल, गुप्त काल, जितने भी महान राजा शक्तिशाली होंगे सब यहीं से शुरुआत होगी। तो अब हम लोग 16, यहाँ पर एक राजवंश होता है हर्यक वंश। यहाँ इसलिए इस वंश को आपको जानना जरूरी है। 544 ईसा पूर्व से 413 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अब हम लोग 1 सदी से पुराने की ओर चलेंगे। इसमें उल्टी चलेगी हमारी गिनती, इसमें थोड़ा कोई भ्रमित नहीं हो जाना है। ठीक है, बिंबिसार एक राजा हुए हर्यक वंश के, जिनने हर्यक वंश की स्थापना की। राजधानी राजगृह थी, क्योंकि अभी यहाँ पाटलिपुत्र राजधानी की स्थापना नहीं हुई थी। पाटलिपुत्र राजधानी की स्थापना अजातशत्रु करेंगे और फिर यही राजधानी अपनी स्थापित करेंगे, अपनी, या ट्रांसफर करेंगे पाटलिपुत्र में। समकालीन थे बिंबिसार गौतम बुद्ध के और महावीर जैन के। इनको आपको याद रखना है, कहीं धोखे से ऐसा प्रश्न आपको बना दिया जाए कि गौतम बुद्ध या महावीर जैन के कौन समकालीन राजा थे, तो हर्यक वंश के बिंबिसार। एक बिंदुसार है, वो मिलेंगे आपको मौर्य वंश में, और बिंबिसार है वो मिले हैं आपको हर्यक वंश में। अजातशत्रु एक महान शासक थे। इनके द्वारा पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम नगर बसाया गया था, गंगा और सोन नदी के मुहाने जहाँ मिलन स्थल होता है। तो उसी पाटलीग्राम को आगे चलकर पाटलिपुत्र कहा गया और इनको महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में विकसित किया गया। तो यहीं से फिर पाटलिपुत्र राजधानी अजातशत्रु को पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसे बनाया गया? अजातशत्रु ने। ठीक है, बौद्ध धर्म के पोषक और युद्ध में निपुण। प्रथम बौद्ध संगीति यहीं इनके समकालीन इनके कार्यकाल में हुई है, लेकिन जो अध्यक्षता की है वो महाकश्यप ने। तो आपको प्रथम बौद्ध संगीति का मैं मतलब बोल दूं कि यहाँ गाना बजाना नहीं है, यहाँ बौद्ध परिषद का एक सम्मेलन होता था। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के हमारे आचरण पर, नियम कानून, सिद्धांतों पर, इस पर चर्चा होती थी कि कैसे आगे धर्म को फैलाना है, कैसे हम लोगों को प्रचार करना है और कौन कौन से नियम कानून मांगने जाएंगे। तो इसका बौद्ध संगीति का मतलब ये हमारी 3-4 बौद्ध संगीति होंगी, इस पर थोड़ा गौर करना है। पहली हमारी जो बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। ठीक है, यहीं से पाटलिपुत्र राजधानी बनी। अब आएंगे हम लोग उदयन। ये शिशुनाग द्वारा हत्या
आई। अंतिम हर्यक वंश के शासक थे, शिशुनाग द्वारा हत्या कर दी गई। हमेशा ये चला आया है कि जो भी हमारे राजा थे उनके सेनापतियों के द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता था या हत्या करके और स्वयं को राजा घोषित कर दिया जाता। तो ये इतिहास में हमारा भरा पड़ा है, इसमें हम लोगों को नहीं जाना है। अब यहाँ शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाएगी। ये राजधानी राजगृह फिर से हुई थी, लेकिन फिर ने अपनी ट्रांसफर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी है। द्वितीय बौद्ध संगीति हमारी शिशुनाग वंश में जो राजा थे शिशुनाग, उनके यहाँ पर हुई है। मैंने बताया वही सारी चीज़ें हैं बौद्ध संगीति में कि हमारी परिषद संगठन का एक सम्मेलन है, वहाँ इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी, नियम सिद्धांतों पर। 413 BC, ये कुछ नहीं याद रखना है, ये रख लेना है याद कि राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हुई है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। अगला हमारा अवंती को मगध में मिलाया। ये जो शिशुनाग थे महाप्रतापी राजा थे, अवंती को जीत लिया है। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद अवंती था और उसकी राजधानी उज्जैनी थी, ये सभी को पता है। तो इसको जीतकर अपने राज्य में मगध में मिला लिया। ये राज्य विस्तार कर रहे हैं। अब इनको अंतिम शासक की इनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ नंद वंश की स्थापना हो जाती है। महापद्मनंद राजधानी पाटलिपुत्र, नंद वंश की जो स्थापना से जाता है वो महापद्मनंद को जाता है और राजधानी पाटलिपुत्र। धनानंद आखिरी शासक थे इनके पास पर्याप्त धन दौलत थी, लेकिन जनता में या प्रजा में अलोकप्रिय थे, इसलिए अब ये अलग हो जाएंगे। अब इसी समय याद रख लेना, ईसा पूर्व में पहला जो आक्रमण हमारा विदेशी हुआ है वो आक्रमण हुआ है ईरान से। डोरियस सिकंदर ने पहला किया है 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। यहीं से अब हम लोग मौर्य काल की स्थापना के धनानंद को अपदस्थ करवाया करके कौटिल्य जी ने एक मतलब राजनीतिक हमारी समझ के साथ और सहायता के साथ एक विष्णुगुप्त, यहाँ थोड़ा एक बात समझनी है, विष्णुगुप्त इनका नाम था चाणक्य का, ठीक है। कौटिल्य मूल्य नाम था, चाणक्य को इनके नाम से जानते थे, इनका और एक नाम था वो था विष्णुगुप्त। तो पहले तो तीनों से इनके नामों से परिचित हो जाएंगे आप कौटिल्य के। अब मौर्य काल की जो स्थापना में इनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कौटिल्य को, या सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी की होती है। इनके द्वारा एक चंद्रगुप्त नाम के शासक को राज्य स्थापना करके राजा घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी ये बात कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा मौर्य साम्राज्य की स्थापना में, ठीक है, क्योंकि ये बड़े राजनीतिक या कूटनीतिक व्यक्ति थे। अच्छा, सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति सभी में ज्ञान था, लेकिन कूटनीतिक सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। तो इनके द्वारा ही सहायता की गई चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। इनके समय तक्षशिला प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, ये याद रख लेना है। देखो, तक्षशिला की जो स्थापना है वो 7वीं सदी ईसा पूर्व की है। एक राजा भरत के द्वारा स्थापना की गई थी। ये हमारा प्रथम पाठशाला केंद्र, अध्ययन केंद्र माना जाता है तक्षशिला। इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं हो जाना है, शायद इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला सशक्त और केंद्रीकृत साम्राज्य। अब यहाँ आप लोगों को भारत में जो हमारे विखंडित राजा मिलेंगे, यहाँ अब आप लोगों को एक शक्ति के नीचे पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य, भारतीय उपमहाद्वीप में एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना होती है, वो है मौर्य साम्राज्य। यहाँ एक प्रश्न यहाँ भी बनता है। दूसरा हमारा सिकंदर सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया है, जो हमला किया था सिकंदर के सेनापति ने सेल्यूकस निकेटर को 305 BC को। ये नहीं है याद रखना है आपको, डेटों को कोई ज़रूरी नहीं है कि याद रखें। बाद में संधि के पश्चात एक राजदूत भेजा, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत आया, वो आएगा हमारा मेगास्थनीज। तो अब मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। इंडिका ग्रंथ की रचना की और एक ग्रीक भाषा में था, ठीक है। इसने भारत के समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। हमारे यहाँ जो 4 वर्ण थे उसको उसने अनदेखा करके 7 श्रेणियाँ राजा से लेकर और नीचे श्रमिक तक बांटी हैं। पूर्व में वर्ण व्यवस्था थी लेकिन लचीली थी। ऐसा हमारे साथ यहाँ जन्म से वर्ण व्यवस्था नहीं थी कि जन्म के साथ सारी ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर लाद दी जाती हैं। यहाँ थोड़ा याद रखना है, फिर मजबूत होगी इसके आगे। भाषा मागधी प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, केंद्रीकृत शासन है, जो शासन की इकाई है वो केंद्र और प्रांत और ग्राम में बटी हुई है, ठीक है।
भाषा याद रख लेना है, लिपि याद रखनी है मौर्य की, ठीक है। क्योंकि जो हमारी पाली भाषा है वो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मौर्य काल की जो भाषा है वो मागधी प्राकृत, प्राकृत का एक मागधी रूप है, वो सामान्य या क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। लिपि ब्राह्मी है। अखिल भारतीय राज्य प्रशासन, यहाँ हमारा अखिल भारतीय राज्य की स्थापना होती है कितने ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला प्रश्न हम आते हैं, सुव्यवस्थित शासक प्रशासन संस्कृति विदेश नीति और धर्म। यहाँ सबसे जो अब वर्तमान में इस बात वर्तमान के राजनीतिकों को सीख लेना चाहिए कि उस समय हम लोग लगभग 2300 वर्ष पहले हम लोगों ने सुव्यवस्थित शासन और प्रशासन संस्कृति और विदेश नीति, धर्म, व्यापार, नियंत्रण, निगरानी तंत्र, जासूसी तंत्र, लगभग 6 लाख शक्तिशाली सेना इनके मौर्यों के पास थी। कितना मजबूत संगठन या तंत्र था इनके पास, यहाँ से सीख लेनी चाहिए हमारे वर्तमान के शासकों को। और कितनी बढ़िया जासूसी तंत्र, निगरानी तंत्र उस समय हुआ करता था कि हमारे यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार ऐसी कोई चीज़ें या कोई जनता परेशान तो नहीं है, तो वो जासूस जानकारी देते थे राजा को, उस त्वरित संज्ञान लिया जाता था। अब तो ऐसा है कि पता होने के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। सभी लोग इस चीज़ों से परिचित हैं हमारी वर्तमान व्यवस्था से। अंत में जैन धर्म अपनाना, जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्णन में उल्लेख मिलता है। श्रवण बेलगोड़ा एक से जैन ग्रंथ का या जैन धर्म का एक स्थान है, यहाँ पर संन्यास ले लिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जैन धर्म अपना लेते हैं। याद रखना है किस मौर्य राजा ने जैन धर्म अपनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये प्रथम, ठीक है। अगले हमारे आते हैं बिंदुसार, ये द्वितीय राजा होते हैं, 297 से 273 BC तक राज किया। उपाधि अमित घात की ली, ऐसा करना एक राजाधिराज लेंगे वो गुप्त काल में लेंगे। अमित घात की शत्रुओं का नाश करने वाला या कोई कुछ इनका बिगाड़ न सके, इसका मतलब होता है अमित घात का, कि अब ये मिटने वाले नहीं है। दक्षिण भारत में राज्य विस्तार किया, आज प्रतापी राजा थे। अच्छा, जितना राज्य था अखिल भारतीय उससे भी ज़्यादा दक्षिण भारत में, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई राज्य विस्तार करना नहीं चाहता था। वहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति थी वो उत्तर भारत के मुकाबले ज़्यादा, हम कह रहे, चुनौतियाँ भरी होती थी, तो इसलिए ज़्यादा कोई भी राजा दक्षिण भारत तरफ अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था। ग्रीक राजा मिनांदर के साथ व्यापार, देखो ग्रीक यूनान, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। मध्य एशिया और ग्रीक यूनान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ विदेशी आक्रमण मध्य एशिया से होगा, कुछ विदेशी आक्रमण हमारा ग्रीक यूनान से होगा। तो अभी जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ है वो हुआ है यूनान से, ठीक है। अशोक तीसरे महान सम्राट थे। यहाँ पर अब हम लोग इनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी लेना है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, व्यापारिक राजधानी थी, वो हमारी उज्जैनी ने दूसरी बनाई थी, तो याद रख लेना है। क्षेत्रीय राजधानी तक्षशिला भी घोषित थी, तो इनके द्वारा 3 राजधानियां बनाई गई थी अशोक सम्राट के द्वारा। भाषा प्राकृत, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, क्योंकि जो भी अभी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान में 2 इनके स्तंभ पाए गए हैं, उनमें खरोष्ठी लिपि के द्वारा लिखित है, तो इसलिए इनकी 2 लिपि है शायद, और बाकी सभी राजाओं की एक ही लिपि में लिखे जाती है, इनके में 2 लिपि मिलती हैं। मुद्रा पढ़े मुख्यतः चांदी की धातु उपयोग की जाती थी, ये याद रखना। सूर्य, चंद्र, पहिया, हाथी, वृक्ष, पर्वत, स्वास्तिक के निशान इन मुद्राओं पर बनाई जाती है। इसमें हम मान सकते हैं कि प्रकृति के साथ, लोगों के साथ, सभी के साथ संबंध दर्शाया जाता था। 8 वर्ष बाद जैसे ही इनके द्वारा राजगद्दी संभाल ली जाती थी, उसके बाद जो कलिंग का युद्ध होता है उड़ीसा का, 13वां जो बृहद शिलालेख है उसमें वर्णित है इसमें। इसके पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया और एक शांति सहिष्णुता का मार्ग बनाया। अब कुछ लोगों का मानना है कि जो मौर्य काल के पतन का कारण यहीं से शुरू होता है, जैसे ही बौद्ध धर्म अपना के शांति का काल, किसी राजा के द्वारा यदि शांति सहिष्णुता का मार्ग, सहिष्णुता का अपना लिया जाता है, तो वहाँ से केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगती है। ये लोगों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों को। यहाँ एक बात बता दूं कि जैसे ये जब ये हतप्रद हुए राजा अशोक, उनके द्वारा इनकी सेना के लगभग 1 लाख सैनिक मरे, और जो कलिंग के राजा के थे उनके कम से कम 1.5 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ से वो हतोत्साहित हो गए। यहाँ पर उनके द्वारा पूरा
जो भी आक्रामक नीति थी वो छोड़ दी गई। धम्म नीति, एक धर्म प्रचार की नीति अपनाई गई। 40 वर्ष तक लगातार फिर भी शांति के साथ शासन करते रहे, सद्भाव संपन्नता के साथ, कोई समस्याएं पैदा नहीं हुई। भाब्रू बैराट स्तंभ में स्वयं को सम्राट बताया है, किसमें, कलिंग के पहले। ये भाब्रू बैराट स्तंभ याद रह जाए तो ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समझते चल रहा है कि क्या रहा पूरा हमको एक डायग्राम के रूप में समझना है। धम्म नीति का मतलब होता है नैतिकता, सह्यस्तित्व करना, सहिष्णुता पर आधारित एक नीति, जिस पर अब एक नीति का मतलब एक रास्ता जिस पर अब हम चलेंगे। ठीक है। इनके में बौद्ध धर्म और जैन धर्म मौर्य काल में संरक्षण रहा है। संस्कृत भाषा की अवनति हुई है। ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म को भी इतनी मान्यता नहीं मिली है। इसी कारण ये थोड़ा ज़्यादा, एक कारण ये भी माना जाता है इसके पतन का मौर्य काल के, क्योंकि जो भी वैदिक धर्म के लोग ब्राह्मण विशेष तौर पर दबाए या शोषित रखे गए थे, उनके द्वारा इस साम्राज्य को बाद में कमजोर करके और इसका फायदा उठा के और नए राजवंशों की स्थापना में सहायता की गई। यहाँ याद रखना इसको, बात को। बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं जिसमें मौर्य काल का उल्लेख। आजीविका संप्रदाय को समर्पित हैं बौद्ध धर्म की। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में है। तोरण द्वार पर अशोक की 2 रानियों का वर्णन है, तो यहाँ पर ये मान लेना है कि 2 शादियाँ हुई थी अब अशोक की। लुम्बिनी नेपाल बौद्ध धर्म का है और यहाँ पर ये शाक्य वर्ण से संबंधित है। जो भी बौद्ध गौतम बुद्ध से और महावीर जैन से, इनसे संबंधित स्थान है, इन पे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए करो। देखो लुम्बिनी, इसको थोड़ा एक जोड़ लेना कि ये लंगोटी बचपन में लगाते हैं, तो लंगोटी के समय हमारा बचपन होता है, तो यहाँ मान लेना हमको जन्म। सारनाथ, कोई शिक्षा का यदि आप सार जब निकलेगा, जब आप ज्ञानी हो जाएंगे तो वहाँ पर उपदेश देंगे, तो ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश में सारनाथ। राष्ट्रीय प्रतीक है भारत देश का। बोध गया, यहाँ हमको कुछ बोध हो गया, कुछ अनुभूति हो गई ज्ञान की, तो यहाँ पर हम लोग ज्ञान प्राप्ति हो जाती है बोध गया में। कुशीनगर में एक मान लेते हैं कि कुश के द्वारा हत्या कर दी जाती है किसी की भी, या कुश से किसी के प्राण निकल जाते हैं, तो ये महापरिनिर्वाण बोला जाता है। एक निर्माण, ये थोड़ा मैं शब्द एक बोल नहीं पा रहा हूँ इस शब्द को, इसको छोड़ते बाद में समझा दूंगा। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण है। महाविषि निर्माण ऐसा कोई शब्द है, अब आ नहीं रहा है ध्यान में, बाद में चर्चा कर लेंगे। अर्थव्यवस्था किसी आधारित थी, करों पर ज़्यादा या खुद राज्य की शासन की जमीनों पर ज़्यादा कर, या जो भी हमारा कर एकत्रित होती थी या वो कृषि पर आधारित थी। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है किसमें, अशोक के शासनकाल में। आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया था। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। सिंघल द्वीप पहले श्रीलंका को बोला जाता था, वहाँ के राजा तिस। अब यहाँ पर थोड़ा याद रखना है, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के 2 और ग्रंथ मिले हैं, दीपवंश और महावंश। महावंश ग्रंथ में अशोक के बौद्ध धर्म का विवरण मिलता है। श्रीलंका में भी 2 बौद्ध ग्रंथ हैं। यदि धोखे से ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। दशरथ संप्रति बृहदत्त, ये आंग्रे वाले शासक होंगे। बृहदत्त अंतिम शासक हैं और इनको मारकर पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी जाती है। और अब यहाँ पर थोड़ी जानकारी अब और ले लेंगे हम लोग, जो प्रश्न बन सकते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 15 अधिकरण, मतलब आप मान लेंगे कि इसमें अध्याय थे, 180 15 टॉपिक थे और उसमें 180 हम लोग सेक्शन मान लेते हैं उसमें। राजनीति, प्रशासन, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रथम बार उपयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अर्थव्यवस्था, व्यापार नियंत्रण में था बिल्कुल। कूटनीति अच्छी चल रही थी हमारी, विदेशों से व्यापार भी होता था। विदेश नीति सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत पर इन पर कार्य करती थी। यदि ऐसी बात हो जाए तो पता होना चाहिए। इंडिका, एक जो पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने, वो प्रशासन नगर योजना, ये याद रख लेना है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ सामने आए, अशोक के समकालीन नहीं है मेगास्थनीज, ये याद रखना। नगर नियोजन, सामाजिक वर्ण व्यवस्था और सेवा संचार, ये पहला विदेशी यात्रा वृतांत माना जाता है इंडिका। इन सारी चीज़ों का वर्णन होता है ग्रीक भाषा में। मुद्रा राक्षस समकालीन के यहाँ पर एक नाटक लिखा गया विशाख दत्त द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की स्थापना कैसे हुई, क्या चुनौतियाँ आई, क्या कैसा हुआ, पूरी घटनाक्रम इसमें दर्शाया गया है। मौर्य
मौर्य काल के बाद थोड़ा अब हम लोग जानकारी पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापना की गई। ये भी एक मजबूत केंद्रीकृत शासन चलाया लगभग 112 वर्ष तक, लेकिन यहाँ पर वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित किया या संस्कृत को पुनर्जीवित किया यहाँ पर। इसके पहले बौद्ध धर्म, पाली, प्राकृत, इन सारी भाषाओं ग्रंथों को महत्वपूर्णता दी जा रही थी। अब यहाँ पर जैसे पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम शासक की हत्या करके अब यहाँ पर वैदिक या ब्राह्मण धर्म दोबारा से पुनर्जीवित होता है और संस्कृत भाषा मजबूत होती है। बरहुत स्तूप के निर्माण, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन अंतिम शासक देवभूति की हत्या होती है। फिर वसुदेव कर्ण 50 वर्षों तक शासन किया। ये अंतिम और पहले ब्राह्मण शासक थे, याद रख लेना है वसुदेव कर्ण। यदि आ जाए ऐसा कि ब्राह्मण शासक कौन, तो वसुदेव कर्ण ने स्थापना की थी इसकी पुष्यमित्र शुंग वंश की। ठीक है, सातवाहन वंश था, वो ईसा पूर्व से ईस्वी तक चला 220। ये देखो दक्षिण में जितने हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा किसी की नज़र नहीं रही गई प्राचीन काल में। ये छोटे साम्राज्य थे, 500 400 वर्ष चलते रहे। दक्कन के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इनका राज्य फैला था। सिमुक ने स्थापना की थी सातवाहन वंश की। अगला हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी इस राज्य के प्रतापी राजा हुए हैं, ये आपको सभी को जानकारी होगी। अमरावती शैली मूर्तिकला को विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ है और ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, या ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा चली आ रही है। अभी केवल जो पाली भाषा है वो केवल बौद्ध के ग्रंथों के लिए है, बाकी प्राकृत ही चली जा रही है सारी। इक्ष्वाकु वंश आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 225 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी से 300 ईस्वी तक अमरावती कला की ये भी संरक्षक रहे हैं। पश्चिम क्षत्रप, ये थोड़ा प्रश्न पूछा जाता है, प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन। अब इसलिए पूछा जाता है, मैं इसकी क्वालिटी बता दे रहा हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण। जूनागढ़ का एक प्रसिद्ध अभिलेख है, संस्कृत भाषा में पहला लिपिबद्ध किया हुआ सुसंगत शिलालेख है ये जूनागढ़ का। इसलिए प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन का ये जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित ये पूछ लिया जाता है। और अधिकतर ये सभी प्राचीन इतिहासकारों का फेवरेट प्रश्न होता है, तो यहाँ समझ लेना है। ठीक है, इंडो ग्रीक यवन, पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासकों का अब हमला होता है हमारे विदेशियों का। मध्य एशिया से होंगे, कुछ यूनान से होंगे। अब शक आते हैं, इनको सीथियन भी बोलते हैं। पश्चिम भारत में राज्य विस्तार किया, कुछ राज्यों की स्थापना की। पार्थियन पहला बोलते हैं इनको, प्राचीन ईरान से, पूर्वी ईरान से आ रहे थे। इनके द्वारा भी पश्चिमी भारत पर आएंगे, उत्तर भारत मध्य में नहीं आ पाएंगे। कुषाण शासक ये मध्य एशिया से आए थे। एक कुजुलकटफिसिस के द्वारा स्थापना की जा रही है कुषाण शासकों की। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण महान शासक है वो कनिष्क होंगे। यहाँ पर फिर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाएगा। 708 अभी जो वर्तमान में भारत में शक संबंध है वो कुषाणों के द्वारा ही चलाया गया था। तो याद रखना, कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी में शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म के महान संरक्षक। अब जो चौथी हमारी महासंगीति होगी वो कनिष्क के शासन काल में होगी। तीसरी अशोक के में हुई थी। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय, दीध निकाय, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय, अभिधम्म, इसमें सारे में मैं आप लोगों को बता दूं नियम, कानून, सिद्धांत और दर्शन इसमें दर्शाए गए हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित, दीध निकाय, अंगुत्तर निकाय ये सारे। अब जातक कथाएं, पूर्व जन्म की नैतिक उपदेश की कहानियां हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से भगवती सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पाणिनि का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुराण, महाभारत, रामायण प्रारंभिक चरण में संकलन, लेकिन जो संपूर्ण संकलन होगा वो होगा गुप्त काल में। तो यहाँ प्रारंभिक हो जाता है। धर्मसूत्र की जो महाग्रंथ की हमारी रचना गौतम ऋषि के द्वारा। प्रारंभिक कानूनी ग्रंथ, तो धर्मसूत्र याद रख लेना है। सामाजिक और धार्मिक नियम यहीं पर बने हैं। मृच्छकटिकम है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई ये मिट्टी की गाड़ी के नाटक है जो सामाजिकता को दर्शाता है, याद रखना इसका। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की स्थापना। देवी चंद्रगुप्तम, ये चंद्रगुप्त द्वितीय शक राजा का वध का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो दोनों विशाखदत्त के द्वारा लिखित हैं। स्वप्न वासव दत्तम, ये भास के द्वारा लिखित है। याग वाला किस्मती, इस पर थोड़ा याद रख लेना है। इसके अध्याय और ये सारा पूछा जा सकता है क्योंकि ये गुप्त काल का महान कानूनी ग्रंथ है।
और गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है भारत के शासन का। नारद स्मृति सामाजिक और आर्थिक रीति रिवाज नियम, इसको भी आप देख सकते हैं। कात्यायन स्मृति, विस्मृति स्मृति, ये 4 स्मृतियों पर विशेष अध्ययन करना है, इस पे शायद प्रश्न बन जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई ये जानवरों की कहानियां इसमें हैं और ये नैतिक शिक्षा पर आधारित है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। मानव यौन व्यवहारों पर ग्रंथ है। ये थोड़ा नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना है। यदि आप लोगों को वर्तमान जीवन में अपने बच्चों को अनुशासन और ज़्यादा विकसित नज़रिए वाला सामाजिक प्रथाओं पर बनाना है तो ऐसे जरूर है। हाँ, हालांकि ज़्यादा छोटे से नहीं, लेकिन जैसे 10वीं 11वीं से बच्चे आते हैं उन पर यौन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारे शोषण के शिकार होते हैं वो इन सारी चीज़ों को जैसे ही जान जाएंगे फिर इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। अमरकोश अमर सिंह जी द्वारा लिखित संस्कृत प्रसिद्ध कोर्स है। 10 कुमार चरित्रम, ये दंडी के द्वारा महान ग्रंथ है। 10 राजकुमारों का साहसिक वर्णन है। केस्तार्जुनियम भारवी के द्वारा लिखा गया, ये भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का महाकाव्य है। ठीक है। अगला शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया है, ये शिशुपाल वध का वर्णन है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम, ये ग्रंथ है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर एक महान ग्रंथ है। यहाँ पर जो मौर्य काल के समकालीन या उत्तर में जितने भी ये सारी चीजें हैं इस पर थोड़ी याद रखना, यहीं से प्रश्न निकलते हैं। पिछली बार कालिदास से संबंधित पूछे गए थे गुप्त काल के जो समकालीन रहे हैं हमारे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। बृहत संहिता ब्राह्मणी के द्वारा लिखी गई है, ये भूगोल खगोल और ज्योतिष पर महाग्रंथ है, या बृहत संहिता भी याद रख लेना है। अब हमारा होता है गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग, ये कहीं कहीं जो हमारी वास्तविक स्थापना मानी जाती है वो 319 या 320 जो हमारे ईस्वी से 550 ईस्वी तक। यहाँ स्थापक जो है संस्थापक हैं इस काल के, इस राज्य के, वो है श्रीगुप्त। इनने लगभग 240 से 280 40 वर्ष के बीच एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद इनके शासक थे घटोत्कच, इनने 319 तक ईस्वी तक शासक किया। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त माने जाते हैं। यहाँ मौर्य नहीं है, यहाँ केवल चंद्रगुप्त है। शासक चंद्र है, जो जाति है इनकी वो वैश्य व्यापारी थी, याद रख लेना है इनकी। तो गुप्त इनका जातीय नाम है। तो चंद्रगुप्त है 320 से 19 से 35 तक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने वहां पर एक अमित घात की थी, वो बिंदुसार जी ने की थी। ठीक है। यहाँ पर जो महाराजाधिराज चंद्रगुप्त ने की है। राजधानी पाटलिपुत्र है। मुख्य हिंदू धर्म, बौद्ध जैन धर्म को भी संरक्षण दिया है। देखो यहाँ से बदल गई है पूरी, यहीं वो बदलाव आया है साहित्य में, कला में, धर्म, संस्कृति, सभ्यता में। आप स्वर्ण केवल गुप्त काल को स्वर्ण सिक्के चलाने या जारी करने के नजरिए से नहीं मान लेना है। कहीं ऐसा प्रश्न माना गया कि स्वर्ण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है सोने के सिक्के प्रचलन की वजह से, तो ये नहीं है। साहित्य और कला में बहुत बड़ा योगदान परिवर्तन हुआ है, इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। ये थोड़े समझने वाली बात है। राजभाषा वो संस्कृत थी, वहाँ प्राकृत थी, अब यहाँ संस्कृत आ गई है। अगला हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त द्वितीय शासक थे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये प्रश्न बन जाता है। दक्षिण विजय प्रयाग प्रशस्ति में जो आपको पता है हरिसिंह जी ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, ये याद रखना है, ये प्रयाग प्रशस्ति भी पूछ लिया जाता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनसे प्रश्न निकलते हैं। 375 से 415 ईस्वी तक राजधानी पाटलिपुत्र, द्वितीय राजधानी हमारी व्यापारिक राजधानी उज्जैनी है। तो वहाँ पर भी 2 राजधानी किसी ने बनाई थी, वो अब याद रखना है। महरौली स्तंभ दिल्ली का है, अभी तक ज्यों का त्यों बना है, कोई भी इसमें जंग की कोई शिकायत नहीं होती है। कालिदास ब्राह्मण चीनियाती फायान इनके शासनकाल में आए थे। फायान था जो इनके शासनकाल में आया था, ये इनके नवरत्नों में से एक थे। कुमारगुप्त अगले शासक हैं। हुणों का आरंभिक आक्रमण था, वो इनने प्रतिरोध करके हरा दिया था, भगा दिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग कुमारगुप्त के शासनकाल में, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के में है वो फायान आएंगे, और चीनी यात्री ह्वेनसांग कुमारगुप्त के में भी आ रहे हैं। ठीक है। प्रथम हुणों का आक्रमण यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कि किसके द्वारा। इसके पहले कुषाणों जो गुप्त साम्राज्य या गुप्त
साम्राज्य की जो नींव रखी, इनको कुषाणों का सामंत माना जाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय वो कुषाणों को ही माना गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो फिर गुप्त काल में जारी किए गए। वो आगे बता रहा हूँ मैं कि किसके में सबसे ज़्यादा हो रहे थे। स्कंदगुप्त के में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है किसके में? कुमारगुप्त के में। ठीक है, कुमारगुप्त के शासन काल में। एक तक्षशिला देखे आए हम लोग, अब हम लोग विश्व नालंदा देख रहे हैं। एक विक्रमशिला, वो धर्मपाल के शासन काल में 8वीं सदी में होगा इसकी स्थापना। तक्षशिला की 7वीं में राजा भरत के द्वारा, विक्रमशिला की राजा धर्मपाल द्वारा 8वीं सदी में स्थापना। ये तीनों विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के हमारे महत्वपूर्ण थे। इससे प्रश्न बनाया जा सकता है। स्कंदगुप्त, ये इनके समय में सबसे ज्यादा सोने के लगभग 9 ग्राम 20 मिली का एक सोने का सिक्का होता था। उस समय इसको दीनार कहा करते थे। और सोने के अलावा अन्य धातुओं के भी सिक्के जारी हुए हैं। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुए, ये याद रखना है। हूणों को पराजित इनके द्वारा भी किया गया। गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ होता है। यह कला, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, विज्ञान और ज्ञान का एक शिखर काल था। यहाँ सबसे ज्यादा पराकाष्ठा पर, मतलब सबसे उच्च शिखर पर पहुंची है कला, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, विज्ञान, ये सारी चीजें। ठीक है, इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। द्वितीय नागरीय क्रांति यहीं तक माना जाता है, वहां मौर्य काल से यहाँ तक। रोमन साम्राज्य से व्यापार, रेशम, मसाला, रत्न, अभी भी कई रत्न लोग बाग अंगूठियों में, इन सारी चीजों में पहनते थे, उन्हीं का व्यापार होता था। भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान देवगढ़ स्थान पे ललितपुर जिला है। कोई यदि कभी झांसी के पास है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का आखला, मतलब दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है, यहीं पर है दशावतार मंदिर विष्णु जी का। उदयगिरी की गुफाएं ये विदिशा में, एक उदयगिरी की उड़ीसा में है, लेकिन उदयगिरी की जो गुप्त काल की गुफाएं वो विष्णु और शिव को दर्शाती है। तो यहाँ पर महरौली का लौह स्तंभ मैंने बता दिया है कि उन्नत तकनीकी का, धातु कर्म की उन्नत तकनीकी का उदाहरण है दिल्ली का। हिंदू धर्म और संस्कृत साहित्य का यहाँ पर पुनर्जन्म माना जाता है। तो यहाँ गुप्त काल से आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये मेरे आप लिखित में ले सकते हैं। कालिदास की रचनाएं, नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वसीयम, मालविकाग्निमित्रम, यहाँ थोड़ा फंसने की संभावना रहती है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। जो महाकाव्य है वो रघुवंशम और कुमार संभवम। आप रघुवंशम और कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संगारम एक खंड काव्य है। यहाँ से एक प्रश्न वो निकालते हैं, वो अधिकतर विद्यार्थी यहीं से फंसते हैं, तो अच्छी तरह याद करना है। महाभारत और रामायण अपने वर्तमान रूप में आ गए यहाँ पर। वहाँ पर शुरू हुआ था प्रारंभिक संकलन मौर्य काल में, यहाँ पर अपने वर्तमान रूप में आ गए। गुप्त काल के पश्चात आंतरिक संघर्ष के कारण पतन होता है गुप्त काल का। हूणों का आक्रमण होता है मध्य एशिया से, ये सामंतों का उदय अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, इसलिए और गुप्त साम्राज्य कमजोर होता जाता है। और पुष्यमूर्ति वंश, थानेश्वर के, यहाँ पर अब हर क्षेत्र में अलग अलग राजाओं की जैसी स्वतंत्रता घोषणा होती है, तो अब अपने अपने क्षेत्रीय राजा आएंगे। शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन यहाँ पर पुष्यभूति वंश में आएंगे, ये बौद्ध धर्म का संरक्षण कर रहे हैं। चीन के यात्री ह्वेनसांग की 15 वर्ष की यात्रा इनके भी समकालीन रही है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीति, अलग अलग छोटे छोटे गुर्जर प्रतिहार वंश के कन्नौज में पश्चिम उत्तर भारत में अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया है, लेकिन जैसे ही अब बाहरी आक्रमण आएंगे इनका प्रतिरोध सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि अब ये विखंडित राजनीति में स्थापित हो चुके हैं, कोई केंद्रीकृत सत्ता बची नहीं है। पाल वंश पूर्वी बिहार बंगाल में हुआ, यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का संरक्षण होता है। अगला आएंगे हम राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण पश्चिम भारत में दक्कन में आया है, ये शक्तिशाली राजवंश था। चंदेल वंश बुंदेलखंड में। खजुराहो का मंदिर, जो खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है ये आपको कमेंट करना है। इसी शैली में वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। परमार वंश, आगर मालवा जैसे भोज जैसे विद्वान थे इसमें। चौहान दिल्ली, यहाँ पर जैसे महमूद गजनवी आक्रमण करेगा तो पहली बार चौहान साहब हमारे हरा देंगे, यही चौहान वंश है, दिल्ली अजमेर में शासन करेगा। सोलंकी गुजरात में करेंगे, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। गढ़वाल कन्नौज में जयचंद अंतिम शासक, इन जब ये हार जाते हैं तो फिर यहाँ पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जो गुलाम था उनका दास था, उसके द्वारा यहाँ पर अब फिर गुलाम वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी जयचंद की हार के बाद। पल्लव कांची के थे,
चालुक्य, बादामी, वेगी, कल्याणी के थे। चोल तंजावुर, चोल पर थोड़ी याद रख लेना है। ये चोल जो चेर पांड्य चोल थे, ये महत्वपूर्ण समुद्री सेना इनके पास थी, बहुत ताकतवर थे ज़्यादा। इन्हें आसपास के देशों पर जैसे श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर अपना स्थापत्य या राज्य स्थापित किया था। ठीक है। विदेशी आक्रमण जो हुए इस शासनकाल में, सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण अब हमारा इस्लाम का या मुस्लिम शासक का मानते हैं, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ है। सिंधु पर विजय करके कुछ राज्य की स्थापना की है। ये सिंधु आप मान लेना है कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान, भारत नहीं मान लेना है कि जम्मू कश्मीर या पंजाब पहुंच गए हैं। ये लोग पाकिस्तान का पश्चिमी भाग पर हुआ है, वहाँ स्थापना की गई है। 1000 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ये केवल धन लूटने के उद्देश्य से, ना कि यहाँ अपने मुस्लिम शासकों या सल्तनत की कोई नींव डालने से। उद्देश्य था उनका धन लूटना। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी से 1226 तक आए हैं। मुस्लिम शासन की नींव यहीं से मानी जाती है, मोहम्मद गौरी से। महमूद गजनबी का उद्देश्य केवल धन लूटना था। अगला 1191 में तराइन का युद्ध होता है। प्रथम तराइन का युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान वंश मैंने बताया था जो दिल्ली अजमेर में है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध फिर से होता है, यहाँ मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाती है। अब इनकी हार की वजह हमारे यहाँ आंतरिक कारण हुआ करते थे भारतीय राजाओं के, और इनके पास ये नंगे नवाब किले पर झंडा जैसी कहावत थी। इनके पास कुछ नहीं, इनको मार पीट के मध्य एशिया से भगा दिया जाता था, तो फिर ये ऐसे राज्यों पर हमला करते थे, सारी चीज़ें इनके साथ। तो इनके पास कुछ खोने के लिए था, होता नहीं था, और इनके भारतीय राजाओं के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता था, इसलिए फिर इनकी हार के कारण का मूल कारण बनता था। 1194 में चंदावर युद्ध में जयचंद की हार हो जाती है। अब यहाँ से मोहम्मद गौरी के गुलाम दास ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी गई है। ठीक है। अगला हमारा हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखित हमारे ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं, वो प्रियदर्श का रत्नावली, नागानंद, ये संस्कृत के नाटक हैं। ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित, हर्षवर्धन की जीवनी, जो राजा हर्षवर्धन है प्रसिद्ध राजा थे, कादम्बरी, ये संस्कृत उपन्यास है। भभूति के द्वारा महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव, ये लिखे गए हैं। इनको थोड़ा याद करना है, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है कल्हड़ का राजतरंगिणी, इसमें भारतीय इतिहास का पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। ठीक है। कश्मीर इतिहास पर संस्कृत महाकाव्य, भारतीय इतिहास का पहला सुव्यवस्थित, तो राजतरंगिणी कल्हड़ जी के द्वारा लिखा गया, ये याद रख लेना है। काव्य मीमांसा, राजशेखर, काव्य शास्त्र, ये राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा लिखा गया है। दंडी जी के द्वारा काव्य दर्श और काव्य शास्त्र लिखा गया है। मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश, सोमदेव भट्ट के कथा सरित सागर कहानी संग्रह, भास्कर द्वितीय सिद्धांत शिरोमणि, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक ग्रंथ लिखा गया। जेमुतवाहन दाय भाग हिंदू कानून पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको थोड़ा याद रख लेना है। अगला है हमारा अलवर नैनान संतों के भजन, तमिल भाषा की भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है अब दक्षिण भारत में 12वीं सदी से। ठीक है। पंप पोन्ना रन्ना, ये कन्नड़ के त्रिरत्न हैं, वहाँ त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है, और कन्नड़ के पंप पोन्ना रन्ना ये त्रिरत्न है। तेलुगु साहित्य का यहीं से होता है। अब हमारे यहाँ प्राचीन भारत का पूरा कवर हो गया है। इन सारी चीज़ों को यदि आप लोग ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक MCQ लेके आऊँगा लगभग 40-50 प्रश्नों का इसी का, फिर आप लोगों से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, आप लोग सभी उत्तर देने की स्थिति में होंगे। केवल ईमानदारी से 40 मिनट की क्लास एक बार समझ लेनी है, दूसरी बार में लिख लेना है। इसकी PDF मैं 25 जून के बाद ही उपलब्ध कराऊंगा। मैंने जैसे हमारी पूरा इतिहास कवर हो जाएगा उसके बाद मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। 25 नहीं, मैंने बोला था कि क्रम मैक्सिमम 25। अब जैसे हमारा 3 दिन में ये इतिहास कवर हो जाएगा, इसकी मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर जैसे हमारा और अन्य विषय कवर होगा मैं उसकी दे दूंगा। तो हम लोग 25 से 30 जून तक ये चलाएंगे, लेकिन पढ़ते रहना है ईमानदारी से। स्वयं से जो प्रैक्टिस कर सको, अध्ययन कर सको, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो अब हम टॉपिक पढ़ाएंगे जीके में, उस पर विशेष गौर करना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से निकलने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। ठीक है।